नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। स्टार्ट करें आज का सेशन? देखिए ध्यान से। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, पहले हम अच्छे से ये पढ़ेंगे, ओके? जी, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ तक हो गया था कल? मैंने इस तक पूरा पढ़ा दिया था आपको, ओके? इससे आगे में आपको याद करना है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। चलिए, डालेंगे आज का टॉपिक। लिखो पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इधर आता है कोंकण तट, इधर आता है कन्नड़ तट, और इधर आता है मालाबार तट। मालाबार कोस्ट, ठीक है? ये कहां से कहां तक है कोंकण तट? ये आपको याद रखना है कि ये गुजरात से लेकर गोवा तक है। गुजरात से लेकर, फ्रॉम गुजरात टू गोवा। फ्रॉम गुजरात टू गोवा, गोवा से लेकर ये मैंगलोर तक है। मैंगलोर तक, गोवा टू, और ये केरल के तट को क्या कहते हैं? के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ केरला। रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ केरला। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। तो इतने भागों में इनको हम बांट कर पढ़ेंगे। अब जैसे पूर्वी तटीय मैदान है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। आगे बात करते हैं। ये कि पश्चिमी तटीय मैदान हो गया कि कहाँ से, गुजरात से लेकर गोवा तक का कोंकण तट है। कन्नड़ तट गोवा से लेकर मैंगलोर तक का तट हो गया। और मालाबार तट, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान, ये तो पश्चिमी तटीय मैदान था। पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा से, गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कहां तक? कन्याकुमारी तक फैला है। फ्रॉम कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान में एक वेरी इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल तट। ये जो पॉइंट मुझे ऐड करवाने होते हैं ना, वो ऐड करवा देती हूँ मैं, कोरोमंडल तट, क्योंकि हमें न्यू डाटा भी तो ऐड करना रहता है ना बीच बीच में। कोरोमंडल तट, एक ही पीडीएफ से बार बार पढ़ाती रहूंगी तो सही नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं बीच बीच में पॉइंट्स ऐड करती रहती हूँ। जिसके पुराने नोट्स होंगे प्लीज आप ऐड कर लीजिएगा चीजें, ठीक है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्दियों के दौरान, सर्दियां आती हैं आपको पता है, तो सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ठीक है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये याद करना है। रेनफॉल ऑक्यूर्स ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग विंटर ड्यू दी नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। अब एक आता है उत्तरी सरकार तट, ये कुछ तट हैं, इनके बारे में लिखाना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आता है उत्तरी सरकार तट, तो आज मैंने सारे तट आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो सब लिखवा दिए हैं ए टू जेड। उत्तरी सरकार तट, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, नॉर्थ ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नॉर्थ ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, ये याद रखना, ठीक है। ये आपके तट थे, ये मैंने इंपॉर्टेंट थे, ये मुझे करवाने थे, आपको ये याद रखने होंगे, ओके जी। उत्तरी सरकार तट कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय प्रदेश, ये इसको बोलते हैं। जितने भी मैदान थे वो मैंने लिखवा दिए। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु स्टेट की जितना भी पोर्शन है उसको मिलाकर कोरोमंडल तट कहते हैं। सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस स्टेट में, स्टेट पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पश्चिमी तटीय मैदान को जो 3 भागों में बांट के पढ़ना है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 चीजें मुझे आपको इंपॉर्टेंट करानी थी। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे आगे, ये तो हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कल मैंने पढ़ाई थी भारत की पहाड़ियां, ये सब क्लियर करवा दी थी कि आंध्र प्रदेश में कौन सी है, तमिलनाडु में कौन सी है, केरल में कौन सी है। एंड देन अब बात करने वाले हैं हम उत्तर भारत का विशाल मैदान। सबसे पहले देखो उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है, देखो आप सभी फटाफट, यहाँ तक चीजें क्लियर है जी। राखी राठौर जी, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया है, आप टेंशन न लीजिए। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो किस किस स्टेट में फैला हुआ है, आप इनके नाम पढ़ लो। उत्तर भारत का विशाल मैदान, अब एक न्यू टॉपिक है, जितने भी हमारे तटीय मैदान थे वो क्लियर हो गए हैं, ये अब आता है हमारा न्यू टॉपिक, न्यू न्यू टॉपिक, उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक फैला हुआ है। और कहाँ तक फैला हुआ है, आप बोलोगे असम तक फैला हुआ है। ये क्लियर हो गई बात, ध्यान देंगे सभी साथी जी। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और कहाँ तक फैला हुआ है, असम तक फैला हुआ है। आगे बढ़े, आगे भी देखते हैं। अब इसका जो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, पहले तो ये 3 नदियों को याद करो। 3 नदियां जरा देखना कौन सी हैं, सभी देखो जी।
जी, ये 3 नदियाँ कौन-सी हैं, ये बताइए फटाफट से। तो ये 3 नदियाँ उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, वो इन 3 नदियों की वजह से बना हुआ है। तो सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को याद रखना है। शिवम, आपको मैंने कोस्ट बताया था, ये होते हैं तट, ये वाले तट, ये तट। ये बताया था ना, ये तट है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब बताया हुआ है। जी, ठीक है। तट कौन-सा है, घाट कौन से हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, एक पर्वत है, फिर उनके बीच में आपको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान मिलेगा। हाँ, उज्ज्वल, वो कंप्लीट हो गई थी प्रायद्वीपीय भारत की सभी पहाड़ियाँ। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, वो किन-किन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बना है? मतलब तो आप बोलोगे उनमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, वो याद कर लो और इन्हें कॉपी में लिख लो। जब हो जाए तो मेरे को बोल देना, यस मैम हमने लिख लिया है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एक इस मैप में आप देख सकते हैं, ये गूगल मैप है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान जो ऑरेंज कलर में है, इतना फैला हुआ है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान इस तरीके से पूरा फैला हुआ है। आगे बात करते हैं। उत्तर इसका विस्तार, उत्तर भारत का विशाल मैदान ये तो हो गया। अब नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, क्या लिखा है जी? कितने? 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने? 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने में? 4 भागों में। उनके नाम याद कर लो। सबसे पहले भाबर, तराई, बांगर, खादर। ये सीक्वेंस लगाने को आता है जी, ये सीक्वेंस लगाने को आता है। जैसे ये सीक्वेंस लिखा है इधर, ये शिवालिक, शिवालिक के ऊपर क्या मिलेगा, शिवालिक के नीचे क्या मिलेगा, भाबर, भाबर के नीचे क्या मिलेगा, तराई, तराई के नीचे क्या मिलेगा, बांगर, बांगर के नीचे क्या मिलेगा, खादर मिलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपने अगर लिख लिया हो तो आप बताइए जी। अगर ये आपका हो गया है, कोरोमंडल मैंने बताया, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। संजना जो डेफिनेशन लिखा है उसको प्रॉपर वे में याद करो। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 4, 5, 6, 7। किस पर टिक करके आओगे? 4 पर टिक करके आओगे। लिख लिया हो तो यस मैम बोल देना। और वो क्या क्या है? भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर का सीक्वेंस लगाने को आता है। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे भाबर के नीचे क्या पड़ेगा? तराई, तराई के नीचे क्या पड़ेगा? बांगर, और बांगर के नीचे क्या पड़ेगा? खादर पड़ेगा जी। यहाँ तक आपने लिख लिया हो? लिख लिया तो बोल दीजिए, मैं आगे कर दूंगी स्लाइड फटाफट। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां एंड हो गई थी मेरे प्यारे भाई, बच्चा बार बार बोले जा रहा है जी। ओके साहिल, ठीक है आगे बढ़े। आयुष हो गई थी। हाँ लिख लो आराम से अमित, जब लिख लोगे तो मेरे को बता देना, यस मैम लिख लिया, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान में नदियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, नदियों को याद करो। 3 नदियां, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाया गया कि उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता कैसे है, किन 3 नदियों के, तो उन 3 नदियों के नाम याद रखने हैं। नाम क्या है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। एक तो मैम गंगा है और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बस बात खत्म, इतना याद कर लेना। ओके यस। और इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में क्या क्या नाम है? भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर के शिवालिक के नीचे क्या आता है? सीक्वेंस पे गौर करो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि शिवालिक के दक्षिण में क्या स्थित है, भाबर। भाबर के दक्षिण में अगर जाओगे तो तराई, तराई के दक्षिण में बांगर, बांगर के दक्षिण में खादर। अब आता है भाबर। भाबर कैसा क्षेत्र होता है? ये है मैप, आपको यहाँ पे आप सब देख लेंगे। जैसे ये हिमालय है तो हिमालय की कौन सी श्रेणी है? सबसे लास्ट वाली। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी का नाम है शिवालिक, या नवीनतम श्रेणी भी बोल सकते हैं क्योंकि शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाद में बनी, इसलिए इसे नवीनतम श्रेणी बोलते हैं। इसके आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है भाबर। भाबर कैसा क्षेत्र है? तो आप बोलोगे मैम पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये तो ये पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं, जहां पत्थर होंगे वहां आपको क्या वनस्पति देखने को मिलेगी? वहां बहुत कम वनस्पति पाई जाएगी। देखिए वहां बहुत कम वनस्पति पाई जाएगी। क्या ये खेती के लिए उपयुक्त होगा? भाई पथरीला जगह है तो पथरीला के खेती के लिए उपयुक्त होगा। आप बोलोगे नहीं मैम खेती कहाँ से हो जाएगी, तो ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नदियां बह रही हैं लेकिन इतने मोटे मोटे पत्थर हैं कि जो भाबर क्षेत्र की नदियां हैं वो पत्थर के नीचे से बह रही हैं, तो इसलिए नदियां यहाँ पर विजिबल नहीं है। पत्थर जो है, नदियां क्या है? अदृश्यमान। तो कहाँ की नदियां अदृश्यमान है? तो भाबर क्षेत्र की नदियां हमें किसी को दिखाई नहीं देती, पत्थर कंकड़ के नीचे नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ की नदियां अदृश्यमान है। फिर हम आगे चलते हैं तो भाबर के दक्षिण में क्या मिलेगा? तराई। तराई, तो तराई जो है तुम्हें दिख रहा होगा बहुत ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी है तो ये भाबर के दक्षिण में है, 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा। यहाँ घनी वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहाँ नदियां क्या है? दिखने लगी हैं। यहाँ नदियां दिखने लगी हैं, नदियां दृश्यमान हो गई हैं। अब जब ये हरा भरा क्षेत्र है तो क्या ये खेती के लिए उपयुक्त होगा? तो आप बोलोगे तराई क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त होगा जी। यहाँ तक आपको आया समझ? अब देखो आप यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, ये नीले कलर से हम पानी को डिनोट करते हैं, तो ये है पानी। अब पानी के ऊपर ये जो येलो येलो चीज दिख रही है, ये येलो येलो सा पार्ट दिख रहा है ना, तो नदी के आसपास का क्षेत्र हो गया ये येलो वाला पार्ट। तो नदी के आसपास ये नीले कलर की क्या है? नदी। तो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ये खादर है। अब याद रखेंगे नदी के आसपास का क्षेत्र यानी नई नई मिट्टी हर साल आती है, तो यहाँ पे आप याद रखना खादर में हमेशा नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बांगर, बांगर यानी कि दूर का हो गया स्थान, पीले से दूर का, यानी बांगर इतने दूर का हो गया, तो बांगर वाले क्षेत्र में पुरानी मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया सीक्वेंस आगे लगाने को। क्या ये आपको क्लियर हुआ? ये बताइए। हाँ सूर्यदेव जी, यूपीएसआई का बैच ही तो है जी। यहाँ तक हो गया सबका? ये बताइए फटाफट से, यहाँ तक समझ में आ गई? कहाँ नदियां नहीं दिख रही हैं जी? नदियां कहाँ अदृश्यमान हो गई है? तो आप बोलोगे नदियां तो मैम ये हम भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जितना भी फिजिकल चीजें हैं, पर्वत, नदियां, मरुस्थल, पहाड़, ये सब जी। तो अब आपसे मैं कहने लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नदियां हमें कहाँ नहीं दिख रही? तो आप बोलोगे मैम भाबर क्षेत्र में नदियां हमें अदृश्यमान होती हैं। क्या भाबर क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? पथरीला की खेती हो सकती है? आप बोलोगे खेती नहीं हो सकती। इस तरीके से देखना है। ओके आगे आते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा
यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे भाबर क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र कहाँ है, सबको पता होगा। पहली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में। तो शिवालिक के दक्षिण में कौन है, ये याद करो। यहाँ पे बहुत कम वनस्पति, क्योंकि क्या है, पथरीला क्षेत्र है, अभी मैंने बताया। तो आप बोलोगे हाँ जी मैम, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, और चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर। और इस भूभाग की क्या भाबर क्षेत्र में नदियां दिख रही हैं, तो आप बोलोगे मैम मोटे मोटे पत्थरों की वजह से तो नदियां हमें दिखती ही नहीं है। तो नदियां क्या हो गई हैं, भाबर क्षेत्र की नदियां अदृश्यमान हो गई हैं। इस भूभाग की नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी व पथरी के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। और भाबर किसके लिए, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप ये स्लाइड में सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख लेंगे, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है ना। नदियां क्या है, अदृश्यमान। तो क्या हो गई, नदियां अदृश्य, ये याद रखना। नदियां क्या है, यहाँ की अदृश्य है नदियां। क्या यहाँ पे भैया पथरीला क्षेत्र है, तो कहाँ से, क्या पथरीले क्षेत्र में खेती होगी, आप खुद बताओ, नहीं होगी ना। तो आप अपनी कॉपी में ये इंपॉर्टेंट जहां मैंने अंडरलाइन करी है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे आए, आपने ये अपनी कॉपी में नोटबुक में कर लिया, तो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब आता है तराई। तराई किसके दक्षिण में था, भाबर के दक्षिण में। तो भाबर के दक्षिण में मिलेगा। घनी वनस्पतियां क्यों पाई जा रही हैं भैया, हरा भरा क्षेत्र है, चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा। भाबर क्षेत्र में जो नदियां क्या हो गई थी, अदृश्यमान हो गई थी, वे तराई क्षेत्र में धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है। तो नदियां हमें क्या दिखती है, नदियां क्या है यहाँ की, दृश्यमान। और क्या है, खेती के लिए भैया, खेती के लिए तो उपयुक्त होगा जब हरा भरा है। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा जी, यहाँ तक कर लो आराम से। तराई भी आप लिख लो, फिर मुझे बता देना। नोटेड जब आप लिख लिया करो ना, तो प्लीज नोटेड मैम बोल दिया करो, नोटेड मैम। तो नोटेड मैम से आप, मुझे लगता है कि फिर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। लिख लो आराम से, नोटेड मैम बोलो, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। आपको देखो तराई मिलेगा, तो तराई किसके दक्षिण में होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो तराई भाबर के दक्षिण में जी। जी हाँ जी रजनीश, ओके। यहाँ पे तराई क्षेत्र क्या है, हरा भरा, मैंने बताया ना। तो यहाँ पे घनी वनस्पतियां पाई जाएंगी, चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा। भाबर क्षेत्र में जो नदियां दृश्यमान हो जाती हैं, वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। और ये तराई जो है खेती के लिए उपयुक्त है। हो गया, नोटेड मैम बोल दो प्लीज। हाँ मैम प्लीज लिख तो लेने दो, हाँ मैं तो कह रही हूँ, आप लिख लो। ये अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जैसे आपसे एग्जामिनर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं, है ना। ये तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया। जैसे शिवरा हिल्स तमिलनाडु में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, लिखना मत। पलानी तमिलनाडु में, एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं नगारी हिल्स पूर्वी घाट पर, कि नगारी हिल्स आपकी पश्चिमी घाट में पड़ती है या पूर्वी घाट में। अगर ऐसे ना पूछे कि नगारी हिल्स किस स्टेट में, स्टेट का नाम ना देकर वो ये पूछे नगारी हिल्स कौन से घाट पर है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, तो किस पर टिक कर आओगे, पूर्वी घाट पर। उड़ीसा में गड़जात हिल्स है, पलानी तमिलनाडु में, क्योंकि कभी कभी ना स्टेट का नाम नहीं पूछता। जैसे ये पूछेगा नगारी हिल्स, तो आप बोलोगे पूर्वी घाट में, ठीक है ना। चलो, तो मैंने तुम्हें बता दिया इस तरीके से एग्जामिनर। भाबर तराई हो गया, आप पढ़ेंगे बांगर। तो एक बार एक ये मैप भी आप देख सकते हैं, ये हिमालय यानी शिवालिक, ये भाबर पथरीला, तराई बहुत हरा भरा, और खादर आप देख सकते हैं जो नदी के पीले पीले कलर का वो है, और बांगर उससे दूसरा क्षेत्र है। ये है बांगर। बांगर किसको कहते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, पुरानी जी। अच्छा पुलिस वाला, ठीक है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। या बांगर नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो आप बोलोगे नहीं मैम, ये बांगर से पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जब हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल, तो वो नदी के आसपास वाला क्षेत्र होगा। तो जहाँ हर साल बाढ़ आ रही है और मिट्टी नहीं हो रही है, वो क्षेत्र होता है आपका खादर। खादर क्षेत्र की मिट्टी हमेशा नई रहती है, क्योंकि हमेशा साल भर में एक बार बाढ़ आती है, तो बाढ़ जो है उस मिट्टी को नया करती रहती है, बार बार नया पकड़ती रहती है जी। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कोई आपसे पूछे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, बांगर। क्या ये नदी के आसपास पाई जा रही है, नदी बेसिन का मतलब क्या है, नदी। तो आपको मैंने बताया खादर मिट्टी नदी के आसपास पाई जाती है। क्यों पाई जा रही है, क्यों का जवाब सुन लो, सुन रहे हो ना ध्यान से। क्योंकि खादर मिट्टी इसलिए नई मिट्टी कहते हैं उसे, नई जलोढ़ मिट्टी, हर साल बाढ़ का पानी से वहां की मिट्टी नई हो जाती है। और ये कम उपजाऊ मिट्टी है, क्या ये खेती के लिए उपयुक्त, भाई कम उपजाऊ है तो खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं होगी। लिख लिया। अगर ऑफिशियल उपाध्याय, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर आपको सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो प्लीज आप मुझे बता दो, ये हो गया आप सबका, बताया ना मैंने। बांगर आपको याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी खादर। अब वो कहेगा खादर मैडम क्यों नहीं है, ये बताओ। तो क्यों, क्योंकि बाढ़ का जो पानी, हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ की वजह से वहां की मिट्टी नई हो जाती है। भाई नहीं होगी तो वो खेती वेती भैया उपजाऊ हो जाती है, खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये सब है। ओके जी, नोटेड मैम, नोटेड, उपासना ने भी नोटेड, सुमित ने भी नोटेड। और मैम, बांगर के नीचे खादर कैसे है। हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू। गोट इट मैम, अच्छा पुलिस वाली गुंडी, नहीं नहीं नाम बड़े रखते हो तुम, ठीक है मैम, हमने तो ये 10th में पढ़ा था। अरे वही तो बात है जिसने पढ़ लिया। अब ये खादर मिट्टी है, खादर जी। तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नहीं जो ये हर साल बाढ़ का पानी जहाँ आता है ना, वहाँ ये मिट्टी बिखरी रहती है। ये नदी बेसिन के आसपास पाई जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी, और ये खेती के लिए उपयुक्त है।
हो गया, ये खेती के लिए उपयुक्त। अब इसको लिख लो, खादर। तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान भी आपका कंप्लीट। ओहो, खुश हो जाओ, एक और टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आप सबका जी। तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नदी बेसिन के आसपास पाई जाती है और बहुत उपजाऊ मिट्टी। जब भाई हर साल बाढ़ का पानी आ रहा है और नई मिट्टी हो जाती है तो बहुत उपजाऊ मिट्टी होगी। क्या ये खेती के लिए उपयुक्त होगी? हाँ बिल्कुल, खेती के लिए भी उपयुक्त होगी जी। हो गया, अब यहाँ पे आप लिख लो। मैम हमारे यहाँ तो बांगर में भी खेती होती है। अरे आजकल सब जगह हो रही है खेती, इतने पेस्टिसाइड है, इतने उर्वरक है, इतना सब कुछ आ रहा है, कीटनाशक आ गई है, क्या नहीं आ गया, यूरिया, पता नहीं खाद, कौन कौन से अच्छे अच्छे आ गए हैं। हर जगह भाई खेती हो सकती है, पॉसिबल कर दिया है आजकल। ओके, तो अब अगर आप ये कर ले तो इसको भी मुझे बता दीजिएगा। कोई बात नहीं हर्षित, बस याद कर लेना। जैसे खादर नवीन जलोढ़, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा खादर कैसी मिट्टी है, नई मिट्टी है पुरानी, तो दिमाग में बैठा लो नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि हर साल बाढ़ का पानी जो है इसे नया कर देता है, भागी मिट्टी नई हो जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है क्या खादर में? खादर जो है वो कहाँ का क्षेत्र है? तो वो नदी के आसपास का क्षेत्र है। और ये क्या है? बहुत उपजाऊ मिट्टी है और ये खेती के लिए उपयुक्त है। बेसिन का मतलब फाउंड क्लोज टू द रिवर बेसिन, नदी के आसपास का क्षेत्र। बेसिन का मतलब होता है नदी के आसपास का क्षेत्र, नदी के आसपास का क्षेत्र। बेसिन का मतलब ये। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, एक न्यू टॉपिक की ओर आप बढ़ गए हो। न्यू टॉपिक दीप। लो भाई, अब तुम्हें क्या मिलेगा? कल को तुम्हारी वर्कशीट भी अपलोड करवानी पड़ेगी क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया ना। तो अब तुम्हारी एक न्यू फोल्डर से हाँ पीडीएफ देनी पड़ेगी, अपलोड करवा दूंगी मैं। क्वेश्चन लगा लेना फिर आराम से बैठकर। ओके, थैंक यू शिवम भाई। आइलैंड क्या होता है? देखो आइलैंड आप देख लो, चारों ओर पानी है। वैसे इमेज निकाल के दिखा देते हैं। ये क्या हुआ? इसमें तो वही नहीं आ रहा। चलो, आइलैंड इस तरीके से आप अंडमान निकोबार सपोज करो, चारों तरफ पानी और ये हरा भरा आपको दिख रहा है, ये होता है आइलैंड। कि मतलब पानी के चारों ओर पानी, चारों तरफ पानी पानी होगा, चारों तरफ पानी ही पानी होगा और बीच में आइलैंड होगा। चारों तरफ पानी ही पानी होगा, बीच में क्या होगा? आइलैंड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना जी। तो ये इस टाइप से आइलैंड है और आइलैंड के अंदर ये देखो, ये द्वीप है ना, यहाँ पर द्वीप है ना। हाँ वेरी गुड। और चारों तरफ क्या है? पानी। तो आपने मैप देखा, अब इसकी डेफिनेशन देखिए आप। द्वीप, आइलैंड। द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर से किससे घिरा है? पानी से घिरा है। यह महासागर, सागर, झील में, नदियों में पाए जाते हैं। Island or these parts of landmass which is surrounded by water from all sides, they can be found in ocean, sea, lakes and rivers. ये आपको याद रखना है। वंशिका जी, क्या एक मैम सेंड कर दो हेल्पलाइन नंबर, मेरी प्यारी बहन। हेल्पलाइन नंबर आपको गूगल वगैरह कर लो, मिल जाएगा। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छे समझाती हो, थैंक यू। अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आता है, फास्ट कर रही हूँ सपना। द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर से पानी। एक टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान। आपको मैंने दूसरा टॉपिक करवाया पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा आपका द्वीप है। तो कितनी जल्दी करोगे? फास्ट मत बोला करो, आराम से पढ़ लो, और भी साथी हैं यहाँ पर, है ना। द्वीप की डेफिनेशन देख ली? हाँ दीपा, द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है और द्वीप आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? महासागर में, सागर में, झील में और नदियों में पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी भूपेंद्र, अब ये आपका किसका मैप है? आप बोलोगे ये मैप अंडमान निकोबार का मैप है। देखो अंडमान निकोबार ऐसी तो है पानी में, अंडमान निकोबार कुछ इस तरीके से पानी में बिखरा हुआ है। देखो आप, अंडमान निकोबार कुछ इस तरीके से पानी में बिखरा हुआ है। आप यहाँ पर ये इमेज बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके से कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो आप बोलोगे नॉर्थ, फिर मिडल, फिर साउथ, फिर ऐसे, है ना। अब ये इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पानी पानी है और ये नॉर्थ, ये सारे द्वीप बने हुए हैं गोल गोल से इस तरीके से। तो मैं अपने हाथों से मैंने मैप बनाया है ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आए। और मैंने शायद जी एक बार और ऑलरेडी मैप बना के दिखा चुका है। मैंने दिखा दिया ना एक बार मैप, लास्ट टाइम डंकन चैनल, जब हम चैनल पढ़ रहे थे उसमें भी दिखाया था मैंने बनाकर। सबसे ऊपर कोको आइलैंड, उसके नीचे नॉर्थ अंडमान। अब इन दोनों आइलैंड के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? कोको स्ट्रेट। एग्जामिनर पूछेगा कोको स्ट्रेट किन दो के बीच में है, ये बताइए, बताइए। तो आप बोलोगे मैम कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में है कोको जलसंधि। नॉर्थ, अब ये सीक्वेंस याद करना है। जैसे आपको मैं यहाँ पर याद करा दूं, कोई बात नहीं, एक रफ मैप बना लेंगे। जैसे अंडमान निकोबार के मैप का सीक्वेंस किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो प्लीज मुझे बताओ, ये वाला कौन सा मैप है, ये कौन सा है? ये सब सीक्वेंस है। तो आप बोलोगे मैम सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे मिडल, उसके नीचे साउथ, उसके नीचे लिटिल, उसके नीचे कार, उसके नीचे लिटिल निकोबार, फिर उसके नीचे ग्रेट निकोबार। अब और मैं बताती हूँ इन दोनों के तल, मैंने दल एक ट्रिक याद कराई थी, कौन सा पास बताया था? डंकन, भूलना नहीं। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये याद करने को भूला था आपसे, है ना। फिर मैंने कहा था इसके बीच में, और यहाँ है सुमात्रा द्वीप, याद करो कुछ, मैंने इसके बीच में कौन सा बताया था? ग्रैंड चैनल। अब आप भूल गए होंगे, इतनी बार बताने के बाद भी मुझे पता है आप भूल जाते हो। नॉर्थ अंडमान में मैंने एक चोटी बताई थी जिसका नाम सेडल पीक है, सेडल पीक। सेलुलर जेल बताई थी मैंने यहाँ पे, साउथ अंडमान में सेलुलर जेल बताई थी। यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो बोरन, बेरन द्वीप बताया था, बेरन। इधर नारकोंडम बताया था। ये एक रफ मैप है जिससे आपको आइडिया लग जाए, लेकिन आप बार बार, मैंने 3-4 बार जब हमने उसमें बताया था तब। ओके ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद है आपको अंडमान निकोबार के मैप का? ये बताइए।
तो आप बोलोगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ये आपको याद रखना है। हर्ष, मैंने आपको चैनल जब पढ़ाए थे तब भी तो याद करवाया था। याद करो, तुम भूल कैसे जाते हो? ऐसे भूलोगे तो फिर तो तुम जरूर समझ लोगे, कुछ अपना एफर्ट भी लगाओ, याद करो। चलो अब इधर देखो, ये तुम्हें मैंने, अब देखो सीक्वेंस देखो, पहले इधर आओ सब, सब प्लीज इधर आओ, सब प्लीज इधर आओ। ये क्या है? नॉर्थ अंडमान लिखा है, इसके नीचे मिडिल लिखा है, इसके नीचे साउथ, हिंदी में लिखा उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लघु, लिटिल, कार, कार निकोबार, लिटिल, लिटिल, और ये है ग्रेट निकोबार। ओके, ग्रेट निकोबार देख लो आराम से। ये आपको समझ आया? आप आराम से देखो ना, पहले सब ना काम छोड़ के इधर निहारा करो। नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे कौन सा? मिडिल, फिर उसके नीचे साउथ, उसके नीचे लिटिल, उसके नीचे कार, लिटिल। भैया याद कौन करेगा? तीन निकोबार वाले हैं, निकोबार निकोबार निकोबार, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? अंडमान 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 अंडमान। देखते क्यों नहीं? देखो इधर, देखने से याद होता है। जी जी। ओके, हाँ। अब यहाँ पे आप देखोगे, हाँ मैम, यहाँ देखो, इधर नारकोंडम द्वीप लिखा है, इधर बेरन द्वीप लिखा है। इन दो के दल बताया, दल, दल के बीच में डंकन पास, लक्का, लक्का के बीच में 10 डिग्री चैनल, और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वेलकोनो। ये बिल्कुल उत्तरी अंडमान के सामने बनाइएगा, मध्य अंडमान के सामने बेरन द्वीप, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। फिर दक्षिणी अंडमान के सामने 2 द्वीप बनाइए, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप। ये अंडमान निकोबार का पूरा मैप हो गया। देखो मैंने कितना इजी वे में आपको यहाँ पर समझाया, समझाया ना मैंने, है ना? कि सब ये कोई भी बना लेगा जिसको इजी लगेगा। हाँ जी मैम, अब तो हम बना लेंगे। आपने बताया नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे आपने बताया मिडिल अंडमान, उसके नीचे आपने बताया साउथ अंडमान, उसके बीच में बताया नीचे लिटिल अंडमान। फिर आपने कहा 3 निकोबार वाले, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये तो बार बार रिवीजन करोगे तब याद होगा। फिर आपने कहा कि मैम दल वाले के नीचे डंकन है और लका के नीचे 10 डिग्री चैनल है, इसके नीचे यहाँ पे ग्रैंड चैनल आ गया। बताया था ये सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप आपका कहाँ का है? तो ये भी पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का। इसके सामने नारकोंडम बताया मैंने, अच्छा शायद नारकोंडम है सबसे ऊपर, है ना? सबसे ऊपर नारकोंडम, हाँ। इसके सामने मैंने नारकोंडम बताया मैंने, उसके नीचे मैंने बेरन बताया, बेरन। और साउथ अंडमान के सामने 2 द्वीप बताए जिनका नाम हेवलॉक द्वीप और नील द्वीप की। इन दोनों के सामने यहाँ हैवलॉक मिलेगा और यहाँ पे आपको नील द्वीप मिलेगा। बताए हैवलॉक और नील जी। ये तो आपको याद करना है ऐसे। तो अब ये आपको ये क्या बना के दिखाया? अंडमान निकोबार का मैप बनाया। क्या बनाया मैंने? अंडमान निकोबार का मैप जी। आप ऐसे कर लो, आप तो अगर लिखना है सीक्वेंस ही तो याद करना है, आप सीक्वेंस याद करो जी आराम से। देखो मैंने यहाँ पे भी एक मैप बना के दिखाया है, एक बार इधर आ जाओ। नॉर्थ अंडमान सीक्वेंस देखो पहले, सभी साथी यहाँ पर सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस देखो, देखो आप यहाँ पे देखो सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा। सैडल पीक आपकी नॉर्थ अंडमान में है। सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार का कौन सा है? तो मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर, सेलुलर जेल है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। और नारकोंडम आपको यहाँ मिलेगा, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसमें से राख, लावा, मेग्मा अभी बंद हो गए हैं। और बेरन ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर? अब तो देखो यहाँ पे भी समझ में आया होगा। मैंने 3 दफा बता दिया। अगर आपको 3 बार में भी नहीं समझ में आया तो फिर क्या? फिर एक और सोल्यूशन है मेरे पास। सोल्यूशन तो भैया आपके लिए लाने ही होते हैं, क्या करें जाए हम सब, क्या करें? तुम्हें सोल्यूशन नहीं कराएंगे तो और क्या? ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, अंडमान निकोबार। अब ये पूरी डेफिनेशन आ गई कि अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड की संख्या 572 है। ये याद कर लेना, अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड की संख्या 572। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। लेकिन अभी अंडमान निकोबार की शायद चेंज हो गई, क्या लग रहा है मुझे? हाँ, ओके। और आर्कीप्लेगो ए द्वीपों का समूह, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आर्कीप्लेगो किसे बोलते हैं, कितने द्वीप हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान निकोबार की कैपिटल शायद चेंज हो गई है, मुझे बता दो। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन जल संधि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग कर रही है। कि 3-4 बार मैं आप दिखा दिया मैंने। ओके जी। चैनल ये भी कह सकते हैं, चैनल की डेफिनेशन मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई है जब हम चैनल का टॉपिक ही पढ़ रहे थे। हाँ, कि चैनल इस उद्देश्य से भी कह सकते हैं कि वो 2 महासागरों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और 2 भूमियों को अलग कर रहा है जी। याद हो गया मैम? क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सो मच। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम